नमस्कार। बिहार के चुनावों में जो रिजल्ट आया या जिस तरह से एनडीए अलायंस की दुर्दशा हुई, एनडीए ने जिस तरह से एक लगभग क्लीन स्वीप किया, वो सारा कुछ हम सबको पता है। तो इसके कारण क्या रहे, सब लोगों ने इसको अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। सबकी अपनी अपनी एक सोच है और वो सोच किसी की गड़बड़ नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ के जो बड़े ऑब्वियस से कल्प्रिट हैं, जो कांग्रेस इकोसिस्टम और उस लेफ्ट इकोसिस्टम के चट्टे बट्टे हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस को भी बर्बाद किया, बिहार में आरजेडी को भी बर्बाद किया, और इसी तरह वो हर एक प्रदेश में जो भी भाजपा के विरुद्ध रहती है पार्टी, उसको बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। उनका भाजपा से इतना ज्यादा एक दुराव, इतनी ज्यादा नफरत है उनको कि वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, कोई सोच नहीं रखते, कोई आर्गुमेंट पेश नहीं करते सिवाय इसके कि भाजपा हमें नहीं चाहिए। और यही जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स एंटी बीजेपी जितनी भी पार्टीज हैं और एंटी एनडीए जितने भी फ्रंट्स हैं, उन सबको नुकसान पहुंचाती। तो ब्रॉडली जो बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव या पूरे के पूरे एनडीए अलायंस की स्थिति हुई, उसको हम लोग 5-7 पॉइंट्स में अगर हम लोग समेटें, और सबसे पहला जो पॉइंट मुझे समझ में आता है वो थी लीडरशिप। जो इंडिया अलायंस की लीडरशिप थी वो पूरी की पूरी तेजस्वी यादव के हाथ में थी। आदरणीय तेजस्वी यादव अभी इतने बड़े फिगर नहीं बने और मुझे नहीं लगता वो कभी बन पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौती उनके सामने है वो अपनी लीडरशिप साबित करने की या अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने की। अब जो उनके घर से, उनके परिवार से, उनके पार्टी से खबरें निकल के आ रही हैं, वो तो अलग विषय है। उनके परिवार का मैटर है, उनके पार्टी का मैटर है, लेकिन एक विचार सबका है और वो विषय अलग है। लेकिन इसके अलावा कोई भी 35-36 साल में अंडर 40 बिहार जैसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर बन जाए या लीडर बन जाए या वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेड लीडर बन जाए, ये बर्दाश्त किसी को नहीं होगा, ना इसको कोई सीरियसली लेगा। तो पहली बात तो यहाँ पर खत्म हो गई। आप इधर उधर एमएलए बन जाओगे, कहीं पर प्रमुख बन जाओगे, कहीं पर जिला परिषद अध्यक्ष बन जाओगे, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन पूरे सरकार के सर्वे सर्वा आप बन जाओ, ये कहीं पर बर्दाश्त भी नहीं है और ये कहीं एक्सेप्ट भी नहीं हो पाएगा। जनरल सोसाइटी में भी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, कास्ट की वजह से नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की वजह से, उसके एज की वजह से, उसके मैच्योरिटी की वजह से। दूसरी चीज कि उनके अगेंस्ट में कौन थे। देखिए, इनकम्बेंट तो आदरणीय नीतीश कुमार थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी थे प्रधानमंत्री, और उनके अगेंस्ट में अगर आपको एक ऑप्शन पे खड़ा होना है तो इस तरह का ऑप्शन आदरणीय तेजस्वी यादव या आदरणीय राहुल गांधी या इंडिया अलायंस नहीं दे रहा था, जिसको वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस में। उसके अलावा उनके लीडरशिप के साथ जो प्रॉब्लम थी वो बहुत सारी थी, लेकिन लीडरशिप का एक जो चेहरा था ना, वो चेहरा ही जो प्रोडक्ट था वो उतना बिकाऊ नहीं था। इसके अलावा आदरणीय तेजस्वी यादव की वही बात है, क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कहां से आए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने के अलावा उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। एजुकेशन एक पार्ट है, लेकिन बाकी भी लाइफ में उन्होंने कोई बहुत बड़ा नहीं किया। वो विपक्ष के नेता बन जाते हैं, वो अपने परिवार की वजह से, अपने पिता की वजह से, और तो कोई क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं है। तो ये जो चीज है ना, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, वो इस स्थिति में आ गए, लेकिन इस स्थिति में आने के लिए उनको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। ये जो चीज है ना, ये उस लीडरशिप को, वो एक टाइम एंड टेस्टेड लीडरशिप नहीं है। वो ऐसी लीडरशिप नहीं है जिसने उस कुछ किया हो, जिसमें अपनी लीडरशिप दिखाई हो। ये एक बहुत बड़ी वजह रही ओवरऑल इंडिया अलायंस के बिहार में डिबैकल की, और वो डिबैकल के लिए उनके लीडरशिप और उनका जो प्रोडक्ट था वो खुद ही ऐसा नहीं था जो कि ऑप्शन बन सके। इनको तो ऑप्शन बनना था। तो लोगों ने जब ये वजन किया कि अभी जो हमारे पास है उसके अगेंस्ट में ऑप्शन क्या मिल रहा है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसको लोग एक्सेप्ट करें। दूसरी ये भी बात थी कि वो लीडरशिप जो थी वो ऐसे कोई सी लहर पे सवार नहीं थी, ऐसे कोई एक विचार पे सवार नहीं थी जो कि विचार वाइडली एक्सेप्टेड हो। आदरणीय नीतीश कुमार से, उनके गवर्नमेंट से लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और कोई भी गवर्नमेंट से लोग पूरी तरह खुश नहीं रहते हैं, लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना रिस्की नहीं, ज्यादा दुखी होना रिस्की। आदरणीय लालू प्रसाद यादव की सरकार से लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार से इतने ज्यादा स्कैम्स निकल रहे थे कि लोग दुखी थे। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार 2005 में आए, या इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी 2014 में आए। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार जो केंद्र में है, या आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार जो बिहार में है, उससे लोग वाइड स्प्रेड ऐसे दुखी नहीं है। नौकरी बेरोजगारी ये सब आप बोलते रहो, ये रेटरिक है, ये ठीक है, लेकिन जमीन पे उतना वो स्थिति नहीं। और फिर जो स्कीम्स है उनकी, जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स है,
उसने इस मुद्दे को नौकरी बेरोजगारी, और ये नौकरी तो कोई 100% नहीं दे सकता। आदरणीय तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वादे किए, वो आगे बात करेंगे, लेकिन कोई भी 100% नौकरी और इतने टू द एक्सटेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। इतनी नौकरियां हो भी नहीं सकती, आपको बिजनेस करना ही होगा, आपको व्यापार करना ही होगा, रोजगार करना ही होगा। लेकिन वही चीज है कि वाइड स्प्रेड ऐसी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है लोगों को जिसकी वजह से वो, और फिर वही चीज की ऐसी लीडरशिप नहीं है ऑप्शन में जिसके वजह से लोग उसको पूरी तरह बदल दें। इसलिए ऐसी कोई वाइड स्प्रेड एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी जिसके ऊपर लहर पे सवार होकर आदरणीय तेजस्वी यादव या इंडी अलायंस चला है। तीसरी वजह वही थी कि आदरणीय तेजस्वी यादव खुद ऑप्शन बनना चाहते थे, तो उनकी स्ट्रेटेजी भी ऐसी नहीं थी। उनके पास कोई ऐसा पॉलिटिकल एक नारा या कोई ऐसी पॉलिटिकल सोच या कोई ऐसा अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स उनके पास नहीं थी जो लोगों को एक्सेप्ट हो। और लोग यही देख रहे थे कि ये वही पुराने ढर्रे वाली पॉलिटिक्स है, वही समीकरण, कास्ट, अगड़ा पिछड़ा और इन्हीं सब चीजों पे वो चल रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे मुद्दे उठा रहे थे। बिहार का चुनाव जो शुरू हुआ वो तो आदरणीय राहुल गांधी ने शुरू किया एसआईआर के मुद्दे को लेकर, और एसआईआर ऐसे बड़ा कोई वाइड स्प्रेड मुद्दा बना नहीं क्योंकि लोगों के बहुत ज्यादा वोट कटे नहीं और ओवरऑल वोट्स तो बढ़े ही बिहार में। तो ऐसा कोई वाइड स्प्रेड उस पर अनसेटिस्फैक्शन नहीं था जिसपे लोग अनसेटिस्फाइड हो जाए, और ऐसे भी वोट बहुत ज्यादा लोग नहीं देते। और बहुत सारे लोगों को तो यही फ्रस्ट्रेशन है कि दो ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन भी अच्छा नहीं मिलता, तो इसलिए भी लोग वोट नहीं देते, तो उसको मुद्दा बना नहीं पाए। और फिर नौकरी बेरोजगारी वो रेटरिक जो है ना 2019 से चल रहा है, लेकिन अगर वीएम वो रीजन रहता, यही है कि लीडरशिप जब जमीन से कटी रहती है तो वो चाहती है कि हम मुद्दे ऊपर से लाके, और टॉप टू बॉटम पॉलिटिक्स नहीं होती है। पॉलिटिक्स जब भी होती है ग्रास रूट लेवल से होती है। जो रियल डिससेटिस्फैक्शन है, जो रियल लोगों को एक तकलीफ है, अगर आप उसको उठाएंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये ऊपर से जबरदस्ती आइसिंग ऑन द केक करके आप कहो अगर कि नौकरी बेरोजगारी, और नौकरी बेरोजगारी तो फिर भी ठीक है, उसके साथ में तो ये लोग उठाते हैं कि हिंदू मुसलमान देश को बांट दिया, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और इस तरह के रेटरिक नहीं चलते। इसलिए ये सारे चीज करके इन लोगों ने देख लिया, इसलिए इनके पास न कोई मुद्दा था, न कोई नेता था, और इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। नए नए लोग आए थे, नए नए लोगों को रख लिया, और जो पुराने पक्के चावल जो कम्युनिस्ट वे राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को एकेडमिक और अपने आप को इस तरह से जो भी इंटेलेक्चुअल कहने वाले लोग हैं, वो तो वही पुराना रेटरिक, उनके पास तो खुद कुछ नया नहीं है क्योंकि वो खुद भी जमीन से कट गए। उनको ये पता है कि देश में पिछले 70 सालों में लगभग 60 साल 50 साल उन लोगों ने वही रेटरिक चला के निकाल दिया, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, और वही कास्ट पॉलिटिक्स करके निकाल दिया। तो उनकी जो 3 पीढ़ी पहले से गुजर गई तो उन लोगों ने नया कुछ सोचा ही नहीं। उन लोगों ने वही 3 पीढ़ियों का राग अलापते रहे, और उनकी तीसरी पीढ़ी तो आज भी है। 3.5 पीढ़ी चल रही है। कुछ नए जेएनयू वाले कमरेडवे निकल रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, और उसके अलावा जो ओल्ड गार्ड्स हैं, जो पुराने चावल हैं, वो लोग भी सेम ज्ञान दे रहे हैं चूंकि, इसलिए लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब 2025 में आज मैंने बहुत बढ़िया सुना आज तक रेडियो पे जो 3 ताल आता है, उसमें वो ताऊ बहुत सही कह रहे थे कि 1990 की स्ट्रेटेजी पे आप 2025 में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो नहीं चलेगा। इसलिए ये भी स्ट्रेटेजी के नाम पे भी उनके पास कुछ नहीं था, और ऐसे स्ट्रेटेजिक लोग भी नहीं थे जो माइक्रो लेवल की पॉलिटिक्स कर सके, माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट कर सके, उस तरह की सोच भी नहीं थी, और उनके साथ उस तरह के लोग भी नहीं थे। जन समर्थन भी उस तरह का नहीं था। वो पैसे का, आज पॉलिटिक्स सारी की सारी पैसे का खेल हो गया है। जो कुछ लोग पुराने बचे हुए हैं या पुरानी ढर्रे के सोच वाले लोग बचे हुए हैं, वो ज्यादातर तो बीजेपी आरएसएस में ही है, उसके अलावा कहीं नहीं। तो वो भी एक उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान ही रहा। उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नाम की चीज नहीं थी, वही ओल्ड पॉलिटिक्स, कास्ट कास्ट कास्ट, और उनके प्रवक्ता जिस तरह टीवी पे आके, और उनके नेता भी जिस तरह टीवी पे आके कास्ट कास्ट, और आदरणीय तेजस्वी यादव ये बिहार है, यहाँ पर खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है, ब्ला ब्ला, इस तरह की बकवास पब्लिक अब नहीं सुनना चाहती, एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। कुछ लोग हैं एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो लोग जो बीजेपी से नफरत के चलते पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या वो लोग जो बीजेपी से नफरत के चलते वोट कर रहे हैं, वो लोग जिस एरिया में है वहां पर उन्होंने आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जिता दिए। इनके पास ये त्रिशंकु बने हुए हैं, भारत का पूरा विपक्ष त्रिशंकु बना हुआ है। वो मुस्लिमों को साथ रखना भी चाहता है, एंटी हिंदू दिखना भी नहीं चाहता, वो धर्मनिरपेक्षता की वो बातें भी अब नहीं कर पा रहा, और मुस्लिमों को भी साथ रखना चाह रहा है। ये भी डर है कि ज्यादा मुस्लिमों को दिखा ना दे कि हम साथ रखे हुए हैं, वरना हिंदू वोट छिटक जाएगा। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है ये। इसलिए स्ट्रेटेजी के नाम पे भी उनके पास कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छा कैंपेन नहीं था।
आदरणीय तेजस्वी यादव के सेकंड इन कमांड कौन थे? आदरणीय तेजस्वी यादव के अलावा उस परिवार में आदरणीय राबड़ी देवी कुछ प्रचार कर रही थी, उसके अलावा कौन था? उनके भाई तो पहले ही उनसे अलग हो चुके हैं, और उनके भाई में मैं अभी भी कहूंगा, हम लोगों को सबको ये लगता था कि उनके भाई आदरणीय तेज प्रताप यादव थोड़े से पॉलिटिक्स को उतना सीरियसली नहीं लेते, उतने पॉलिटिकली बहुत अवेयर नहीं है, उतने वो नहीं है, और उनके जो सोशल मीडिया पे और सारी चीजें उनके बारे में चल रही थी जो इन चुनावों के पहले चला करती थी, उसके बारे में लोग ज्यादा जानते थे। तेजू भैया और बहुत सारी चीजें, एक मीम टाइप का उनका एक मखौल बनाने का वो ज्यादा होता था। लेकिन इस चुनाव में आदरणीय तेज प्रताप यादव ने दिखा दिया कि रियल आदरणीय लालू प्रसाद यादव के वारिस हुई है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव की रियल पॉलिटिक्स उन्होंने ही अपनाई है। आदरणीय तेजस्वी यादव में वो वाला न स्पार्क है, न वो वाला चार्म है, और न वो उस तरह की स्ट्रेटेजी बना पा रहे हैं जो आदरणीय तेज प्रताप यादव के पास है। तो इसलिए ये तो तय है कि भले आदरणीय लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाएं, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव के रियल उत्तराधिकारी आदरणीय तेज प्रताप यादव ही है। वो भले ना जीत पाए हो, वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव को भी उसी तरह स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है जैसे आदरणीय राहुल गांधी को। और निश्चित रहिए कि आगे आने वाले 5 सालों में वो स्टैब्लिश करना और ज्यादा फोर्सफुली होगा और उतना ही बेकार उसका रिजल्ट आएगा। वो चूक चुके हैं आदरणीय तेजस्वी यादव, उनमें नहीं है वो चीज, उनको जबरदस्ती बिठाया जा रहा है आदरणीय राहुल गांधी की तरह, और वो ना हो पाएगा। उनके पार्टी में सेकंड इन कमांड कौन था? आदरणीय तेजस्वी यादव के अलावा पूरे इंडिया अलायंस में कौन था? आदरणीय अखिलेश यादव आए, प्रचार किया उन्होंने। आदरणीय अखिलेश यादव के पास खुद ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि वो अपने प्रदेश में कुछ कर ले, या उनकी पार्टी ही, या उनकी वो खुद भी अपने राज्य में भी ऐसे कुछ नहीं है, तो वो बिहार में आके क्या कर लेंगे? उसी तरह कांग्रेस तो खैर इंटरेस्टेड ही नहीं थी, तो वो तो एक अलग ही विषय है। तो आदरणीय तेजस्वी यादव के अलावा कुछ नहीं था उनकी पार्टी में जिसको कि लोग एक्सेप्ट करें। आदरणीय लालू यादव 2015 के चुनाव में थे, इसलिए 2015 के चुनाव में जो भी रिजल्ट आया वो रहा, वरना आदरणीय लालू प्रसाद यादव के सीन से हटने के बाद, और 20 में तो उन्होंने पोस्टर वगैरह से भी हटा दिया, 19 से ही इनफैक्ट हटा दिया गया उनको। तो इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव के सीन से हटने के बाद आदरणीय तेजस्वी यादव के पास कुछ ऐसा नहीं है जो बिक सके। वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव का नाम उनके साथ भले चल रहा है, वो भी जब ना रहेगा तो ये और कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका बेस्ट केस 2020 में था, वो भी इस वजह से नहीं था। कम्युनिस्ट वे और सारे जो इंटेलेक्चुअल बन के और राजनीतिक विश्लेषक भले कुछ भी बोल रहे हैं, 12,000 12,500 वोट का अंतर, एक तो 12,500 वोट का अंतर कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप कहीं जीत रहे हैं वहां पर 20,000 30,000 से जीत रहे हैं, बाकी जगह लोग 2-2 3-3 हजार से जीत रहे हैं, तो आपका वोट परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता है, सीट्स ही मैटर करती हैं। आप कोई सीट 30,000 और 50,000 से जीत जाइए और 5 सीटें आप 1500 से हार जाइए, तो सीटें ही मैटर करेंगी, कहीं से आपने जीतना मैटर नहीं करेगा। दूसरा ये भी था कि बीजेपी जेडीयू के पास या एनडीए के पास 2020 में जो कम वोट्स थे उसमें 6-7% जो आदरणीय चिराग पासवान लेके चले गए थे, और बहुत सारा बीजेपी का भी वोट लेके वो चले गए थे। जेडीयू का तो काटा ही, बीजेपी का भी लेके चले गए थे, और इसीलिए लेके चले गए थे क्योंकि वो अलग लग रहे थे। तो ये सब डेटा जो है ना, डेटा को दिखाने का और देखने का अपना अपना रहता है। वही इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, बहुत फेमस है, कि कोई भी 6 अगर इकोनॉमिस्ट बैठेंगे तो 60 डेफिनेशन इकोनॉमी की निकलेगी। उसी तरह की चीजें यहाँ है। डेटा साइंस भी ऐसा ही है, डेटा को देखने का अपना अपना तरीका होता है और अपने अपने तर्क उसमें गढ़ लिए जाते हैं। लेकिन पॉइंट यही है कि उस समय भी बहुत डिफरेंस था और आज वो डिफरेंस और बड़ा हो गया है। बेस्ट केस 2020 में था, लेकिन वहां नहीं कर पाए, तो आगे तो नहीं कर पाएंगे। और आदरणीय तेजस्वी यादव के पार्टी में कोई सेकंड इन कमांड है भी नहीं। जो पुराने भी ओल्ड गार्ड्स हैं, उनको आदरणीय तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा साइड किया कि वो लोग भी कुछ कर नहीं पाए, और इसकी वजह से भी उनके सेकंड इन कमांड कोई नहीं रहा, उनके सपोर्ट में कोई नहीं रहा, जिसकी वजह भी रही कि सारा प्रेशर उनके ऊपर रहा और वो संभाल नहीं पाए उस प्रेशर को, और उस तरह का कोई इफेक्ट नहीं ले पाए। फिर उनके जो सपोर्टर, वही जो मैं बात कर रहा हूँ, कम्युनिस्ट वे और जो जेएनयू छाप आ गए हैं। ये जेएनयू छाप पहले तो सीपीआई सीपीएम में जाया करते थे, लेकिन वहां की पॉलिटिक्स तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो इन लोगों ने जो विपक्ष की पॉलिटिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब स्ट्रेटेजी के तौर पे हर इनकम्बेंट पार्टी जो है, हर जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट की पार्टी है, जो एनडीए के अगेंस्ट की पार्टी है, बीजेपी के अगेंस्ट की पार्टी है, हर पार्टी में वो घुस रहे। आदरणीय कन्हैया कुमार जो घुसे,
वो कन्हैया ऐसे नहीं घुसे हैं कांग्रेस में, वो इसीलिए घुसे कि सीपीआई सीपीएम के पास कुछ है नहीं तो कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करो। अल्टीमेटली लेफ्ट की तरफ कांग्रेस ही चली गई है और लेफ्ट की नुमाइंदगी वही कर रही है, तो कांग्रेस में ही घुसो क्योंकि वहां पर हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। लेफ्ट के पास तो वो भी प्लेटफॉर्म नहीं बचा। इसी तरह कम्युनिस्ट वे और जेएनयू शाप लोग आ गए आरजेडी में। वो एक प्रवक्ता आया करती थी, जब से रिजल्ट आया है पता नहीं कहाँ वो गायब हो गई है, वो तो दिख ही नहीं रही। तो यही सब चीजें हैं, इसलिए ये सब लोग अब ना आ रहे हैं सामने और ना ये आ सकते हैं। तो इस तरह के जो सपोर्टर है ना, जो पुराने ओल्ड गार्ड है, जो 3.5 जनरेशन जो चल रही है, जो 3 जनरेशन तो वही कास्ट, वही क्षेत्रवाद और वही मुद्दे जो सरकारी मुद्दे हैं और अपना लाभ कम्युनिस्टों वाली जो विचारधारा है उसको लेके जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आदरणीय आशुतोष हो या पूरे के पूरा जो मीडिया भी है वो कांग्रेसी इकोसिस्टम का, वो वही तरह की बातें करते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट ये है, कास्ट ये जाएगा, और उसके बाद वो यही बताने लगते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, डेटा बताने लगते हैं। वो डेटा वेटा कोई नहीं मानता। वो डेटा जो है ना वो आइसिंग इन केक है, वो टॉपिंग ऑन केक है। वो तब चलेगा आपका जब आपके पास रियल मुद्दे हो, रियल केक हो, तब उसके ऊपर आप चेरी डाल सकते हो। केक है ही नहीं आपके पास, मुद्दे है ही नहीं, आप जबरदस्ती के बनाना चाहो अपने घर में बैठ के यूट्यूब पे, तो वो सब चीज नहीं चलता। आदरणीय रवीश कुमार कहाँ पे कहा गया, किसी को नहीं मतलब है। आदरणीय आशुतोष तो चूंकि रियल मीडिया पे आते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आते हैं तो लोग सुनते हैं, लेकिन बकवास ही करके चले जाते हैं। तो इस तरह के जो सपोर्टर्स उनके हैं ना, जो इंटेलिजेंसिया में बैठे हुए हैं, वो लोग खुद भी कुछ रियल नहीं बता पा रहे हैं और कुछ रियल मुद्दों से कटे हुए हैं। ये भी एक वजह है जिसके वजह से वो हार रहे हैं। चलो ठीक है, एक ऑप्शन के तौर पर अगर हम माने आदरणीय तेजस्वी यादव को, तो वो डिलीवर क्या कर रहे हैं, वो क्या देने वाले हैं। अब उन्होंने ऐसे एग्जेजरेटेड वादे कर दिए, हर घर में हम नौकरी देंगे, हर किसी को 2,500 रुपए देंगे। 2,500 रुपए हर महिला को देंगे, ये तो फिर भी एक्सेप्टेड था, हर जगह हो रहा था, यहाँ हो सकता था। लेकिन उन्होंने नौकरी नौकरी नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, इतना ज्यादा नौकरी और बेरोजगारी पे वो इतना ज्यादा खेल रहे हैं। और भारत में एक्चुअली आप देखो तो ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है और उस आरक्षण को इस तरह से प्ले आउट किया गया है कि नौकरी नौकरी नौकरी, हिंदुओं को बांटने के लिए आरक्षण के नाम पर। आरक्षण पहले दिया था बाबा साहेब ने इसलिए ताकि सामाजिक समरसता आए, लेकिन उसको इस तरह का सीढ़ी बना लिया गया और इस तरह से उसको प्ले आउट किया गया कि जो बहुसंख्यक आबादी है, जो हिंदू आबादी है, जिसके साथ आजादी के बाद से छल ही हुआ, वो कभी एक साथ ना आ पाए, वो बटी रहे। और वो बटी रहे ताकि हमारा मलाई चलता रहे। उसको इस तरह से खेला गया है कि आज भी उसी को लेकर अगड़ा पिछड़ा की राजनीति, उसी को लेकर कास्ट राजनीति और उसी को लेकर ये जो नौकरी और बेरोजगारी का मुद्दा ये उठा रहे हैं। नौकरी बेरोजगारी पिछले 70 साल में आप मुसलमान करते रहे, मुस्लिमों को कितना दे दिया। आज मुस्लिमों की हालत आपके सच्चर कमेटी बताती है कि भारत के हरिजनों से भी बुरी। तो फिर क्या आएगा जब आप वहां नहीं दे पाए, तो आप सोचते हो कि अब यहां पर बोलोगे इनको कास्ट बेसिस पे, इनको नौकरी बेरोजगारी पे बांटोगे। आज के डेट में लोग इन सब चीजों पे नहीं बंटते। सबको पता है देश की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। सबको पता है कि बिहार का पॉपुलेशन लगभग 10-12 करोड़ है। सब लोगों को, सब परिवार में 2 करोड़ नौकरी, ऐसे सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। आप रियलिस्टिक बात नहीं करते हो। आप सोच रहे हो आदरणीय अरविंद केजरीवाल की तरह कि हम ऐसे वादे कर दें कि उन वादों से एक बार रात हो जाए, फिर जितना भी करेंगे उसी को बहुत ज्यादा पॉपुलर करेंगे, उसी का प्रचार करेंगे, एडवर्टाइजमेंट से जीत लेंगे। ऐसे नहीं होता। आपने इतना एग्जेजरेटेड बता दिया कि लोग ले आए कि आपका बजट का क्या साइज होगा। आपने कह दिया कि हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो जीविका दीदियों को 30,000 रुपए। अच्छा, जीविका दीदियों को 30,000 रुपए, ये बहुत बैकफायर कर गया। वो इसलिए बैकफायर कर गया क्योंकि आपने कहा जीविका में जो दीदी जो एसएचजी की बैठक करवाती हैं, जो उनके 10-12 एसएचजी को देखती हैं, उन लोगों को आप देंगे जिनको जीविका में आमतौर पर कैडर कहा जाता है, उनको आप 30,000 महीना देने का कह रहे हो। और जो बैठक में रियल पब्लिक है जो आती है, 1-1.5 लाख लोगों को आप 30,000 महीना देने का कह रहे हो, नौकरी पक्का करने का। लेकिन जब वो सूचना पब्लिक के पास जाती है तो जो 1.25 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं जीविका से, उनको लगता है कि इसको 30,000 महीना मिलेगा और हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, तो इसके कहने पे हम क्यों वोट दें। आपने चला तो यही चलता, आपने ये सोच के कि वो दिलवा देंगी वोट, वो लीडर बन जाएंगी और वो वोट दिलवा देंगे कि हमें 30,000 का नौकरी मिलेगा। लेकिन पब्लिक ने ये सोचा इसको मिल जाएगा और हमको नहीं मिलेगा, तो हम इसके कहने पे क्यों वोट दें, तो वो भी आपका चला गया। तो बेसिकली आपने इतना एग्जेजरेटेड सब चीजें बोल दी कि उतना हो ही नहीं सकता था। लोगों को भी पता है पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए लोग आपके झांसे में नहीं आए।
और उनको जो रियल में मिल रहा था उसको अब उन्होंने एक्सेप्ट किया। और चूंकि आपके डिलीवरी में आपने इतना एग्जेजरेटेड बोल दिया, तब फिर आ गया आपका हिस्ट्री, आपका जंगल राज। लोग ये कंपेयर करने लगे कि आपने किया क्या था। वो 15 साल बॉस लोग नहीं भूल सकते, गुरु वो 15 साल लोगों से बर्दाश्त नहीं है। और मैं पहले भी कहते रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा, जब तक हमारी पीढ़ी 90-95 से पहले पैदा हुए जो लोग हैं बिहार में, वो लोग जब तक जीवित हैं, उनकी यादें जब तक जीवित हैं, तब तक आदरणीय तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव कोई भी चूरन लेके आए नहीं बिकेगा, लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उस दौर का सोच के लोगों को ऐसा डर लग जाता है, उस दौर के काली अंधियारी रातों को याद करके लोग ऐसे शहर जाते हैं कि आप ऑप्शन में भी नहीं गिने जाते। लोग यही सोचते हैं यार नीतीश है, जैसे भी हैं ठीक ही है, लोग ये नहीं कहते बहुत अच्छे हैं। वो 2005 से 2010 2012-13 तक वो थे बहुत अच्छी, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार 13 के बाद से वही हो गए, जैसे भी हैं यार ठीक है। वो तो नहीं है जो 90 से 2005 तक लोगों ने झेला। इसलिए पूरी की पूरी आरजेडी को और पूरे के पूरे इनफैक्ट विपक्ष को, जो इंडी अलायंस है, पूरा का पूरा इंडी अलायंस को अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी सोच, अपना पूरा नैरेटिव फिर से चेंज करना होगा और ऐसे नैरेटिव पे बात करनी होगी जो 2025 में चले, वरना उसकी यही दुर्गति होती रहेगी।